नमस्कार दोस्तों, जीएस मेंस हिस्ट्री के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं संथाल विद्रोह का जो भी इम्पोर्टेंट उसका क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्या उसका इम्पोर्टेंस था, वो सारे एरिया को अच्छे से मैं कवर कर दिया था पिछले वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, चूँकि ट्राइबल्स मूवमेंट में दो मूवमेंट अपने को पढ़ना है, एक तो संथाल का पढ़ना है, दूसरा हमको बिरसा मुंडा पढ़ना है। तो आज मैं बिरसा मुंडा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लगभग 2 या 3 वीडियो में कवर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा में जो जो क्वेश्चन पूछा था मैं पहले ही आप लोग को बता दिया था, इसे एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए, बिरसा मुंडा में तो बीपीएससी जो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा करें, ठीक ना। फिर जो क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभावों का चर्चा करें। एक क्वेश्चन था फिर यहाँ, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन बिरसा में पूछ चुका है, मुंडा में, ठीक ना। तो इसमें हम लोग पूरा अच्छे से इसको देखेंगे, क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या क्या कैसे इसको आंसर लिखा जाए, क्योंकि इतना पूरा डिटेल में टॉपिक है। तो इसलिए आप सलाह यही है कि इसको वीडियो को देखते चलिए और आप अपने नोट में, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन भी कीजिए। क्योंकि देखिए, मेंस ओवरऑल लिखने का चीज़ है। अगर मैं इसका फिर पीडीएफ तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक आप इसको अपने से नहीं लिख लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। एक चीज़ और, मैं पहले भी बोला था कि मेंस के सीरीज के मेंस के वीडियो के साथ ही साथ मैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू करूंगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैं लगभग 10 या 12 वीडियो मेंस का बता दिया हूँ, हिस्ट्री मेंस बीपीएससी के लिए। आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ एक बीपीएससी मेंस जीएस हिस्ट्री का होगा प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप पार्ट वन से लेके अभी लास्ट जितने पार्ट 1 वीडियो आ चुका है उसको आप देख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको डेली आंसर राइटिंग करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक नीचे मैं डाल दिया हूँ। तो वहाँ से आप उसको डेली आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक मेंस में आप नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक ना। और बाकी मेरा अब पीटी का भी मैं वीडियो मेरा आएगा, जिसमें कि मैं पहले शुरू साइंस करूँगा, फिर करंट अफेयर्स शुरू करूँगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरी सारी वीडियो ना एक समय के साथ सब आएगी। तो अभी तत्काल आते हैं हम लोग बिरसा मुंडा को देखते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोग को ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए, ठीक ना। चलिए, तो आइए देखते हैं हम लोग बिरसा मुंडा विद्रोह। आपको पता है बिरसा मुंडा विद्रोह जो है आपका 1899 में हुआ था। इसका सबसे पहले टाइमलाइन याद रखिए। तो देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लिखे हैं कि जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह 1899 से लेकर 1990 के ईस्वी के बीच चला मुंडा विद्रोह था। सभी प्रकार के शोषण तथा अत्याचारों के विरुद्ध मुंडा विद्रोह भी जनजातीय आक्रोश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहने में तो ये एक, आप मैं छोटा सा एग्जांपल दिया मैं, अभी तो और भी कई सारा मैं इसमें आपको भूमिका, एक दो भूमिका और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जब बिरसा मुंडा अगर विद्रोह आ जाए तो आप जो है ना क्या क्या और जो है ना जो भूमिका जो और लिख सकते हैं। तो मैं एक दो और बता देता हूँ ताकि आपका जो है ना इस टॉपिक के प्रति जो थोड़ा सा और समझ क्या हो बढ़े। क्योंकि मैं काफ़ी सारा, जब भी मैं पहले लिखता था इसको, मैं काफ़ी सारा ना भूमिका में लिख के रखता था। देखिए, एक और इंट्रोडक्शन मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि इसको थोड़ा देखेंगे थोड़ा सा, कि इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह का है कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जनजातीय विद्रोहों की एक लंबी परंपरा रही है। इसी पृष्ठभूमि में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह 1999 से लेकर 90 ईस्वी में हुआ बिरसा मुंडा विद्रोह है। सभी प्रकार के शोषण व अत्याचार के साथ ही बाहरी लोगों के हस्तक्षेप का यह परिणाम था, जिसका व्यापक तत्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। दूसरा देखिए और लिख सकते हैं, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही भारतीय सुदूर जंगलों में बसे जनजातीय समूहों द्वारा विद्रोह की लंबी परंपरा दिखाई देती है।
इसी परंपरा में मुंडा विद्रोह सबसे संगठित और व्यापक विद्रोह था, जो सभी प्रकार के शोषण व बाहरी लोगों के जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप का क्या था, परिणाम था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। तो आप इस तरह से कम 2-3-4 जो है ना, मतलब कि देखिए इंट्रोडक्शन अच्छा अगर होता है तो आपका आंसर और अच्छा होता है, क्योंकि पहली बात तो कोई भी अगर कॉपी चेक करेगा तो आपको इंट्रो ही पढ़ेगा, इसलिए 2-3 इंट्रो आप लिखने का और इसका अच्छे से कोशिश कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इस विद्रोह के क्या क्या कारण थे। देखिए कारण में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक आप फ्लो चार्ट बना लेंगे पहले, क्योंकि मेरा 2 नोट्स में मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले कारण देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ आर्थिक कारण में डालेंगे कि वहाँ ना क्या कहते हैं, मुंडा जहाँ जनजाति लोग जहाँ रहते थे जिस एरिया में, तो वहाँ पे जो है ना आर्थिक में कुटी व्यवस्था की उन्होंने समाप्ति अंग्रेजों ने कर दिया था। मैं अभी डिटेल में बताऊँगा। जमींदारी प्रथा था, महाजनी का शोषण होता था, ऊंची लगान था और बेगारी भी था यहाँ पे। दूसरा राजनीतिक कारण जब आइएगा तो मुंडा सरदार में गिरावट आया था, मैं भी इसको अच्छे डिटेल में चर्चा करूँगा। पुलिस प्रशासन का शोषण, स्थानीय परंपरा जो उनका जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें था उसको समाप्त कर दिया था। और यहाँ पे था कि धार्मिक कारण में क्या था, ईसाई द्वारा बलात् धर्म परिवर्तन कराया जाता था। मुंडा जनजाति में बहुदेववाद भी था, कर्मकांड भी था, जिससे मुंडा जनजाति अलग होना चाहते थे। दूसरा देखिए यहाँ सांस्कृतिक कारण हुई कि हिंदू पुरोहित का आगमन हो गया था, ये मैं चर्चा करूँगा अभी। और तत्कालिक कारण यह था कि बिरसा मुंडा ऐसा इनको नेता क्या हो गया, मिल गया था। अब देखिए विद्रोह के कारण पहला वही देखिए आर्थिक कारण में मुंडा जनजाति के बीच खुंडकुटी व्यवस्था प्रचलित थी। इसके तहत सामूहिक भू स्वामित्व द्वारा खेती होती थी, परंतु ब्रिटिश शासन ने जमींदारी प्रथा लागू कर दिया। मतलब देखिए ये खुंडकुटी एक ऐसा व्यवस्था था जहाँ सारे मुंडा जनजाति आपस में मिलकर खेती करते थे, जंगलों को साफ करते थे, मिट्टी की जुताई करते थे और एक सामूहिक मिलजुल कर खेती करते थे। और खेती करने के बाद आपस में अनाज को बांट लेते थे, कोई दिक्कत उनको नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आया, आपको पता है कि 1793 के बाद जिस तरह से अस्थायी बंदोबस्त आया, तो वहाँ अब जो ज़मीन का मालिक ज़मींदारों को बना दिया गया। और इस तरह का जो खुंडकुटी व्यवस्था था मुंडा जनजाति, वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं इससे जो है ना मुंडा जनजाति के जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे क्या हो, अब यहाँ पे जब जमींदारी व्यवस्था आया तो यहाँ के जो लैंड रेवेन्यू जो टैक्स का दर था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। पहले उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ा, अब टैक्स भी लगा दिया। दूसरा जो मुंडा जनजाति को जंगलों मतलब जो वन जो था जंगल के प्रयोग से भी क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि जो भी जनजातीय ट्राइबल्स जो जीवन होता है वो पूरा का पूरा उनका जो लाइफ जो है ना कहीं जंगल पर ही डिपेंड होता है। तो अगर इनको जंगल आप जाने पर रोक लगा दोगे, उनके प्रोडक्ट से अगर उनका यूज करने पर बैन लगा दीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जीवन तहस नहस हो जाएगा। दूसरा महाजन और साहूकार जब इस इलाके में आया के द्वारा मुंडा समुदायों को बेवजह परेशान किया गया, फालतू लोन दे दिया गया, लोन का रेट ज़्यादा था, तो जब जमा नहीं कर पाते थे मुंडा लोग तो उनका ज़बरदस्ती ज़मीन छीन लेता था या कुछ सामान छीन लेता था, ठीक ना, ये सब चीज़ होता था। और उसी समय इस सब जो जितना भी अत्याचार हो रहा है, उस समय के समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजेटियर में मुंडा पर हुए जुल्म का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया। काफ़ी खतरनाक तरीके से इसका वर्णन जो है ना इस समाचार पत्र ने किया है। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है यहाँ पे कि जो आर्थिक कारण में काफ़ी सारे कारण थे जिस वजह से जो ये मुंडा विद्रोह जो है हुआ। फिर देखिए इसमें कुछ सामाजिक कारण भी है, जिसमें कि जंगलों में शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रही मुंडा जनजातियों के सामाजिक व्यवस्था में हिंदू रजवाड़ों और ब्राह्मणों का हस्तक्षेप हुआ। ब्राह्मणों को भूमिदान दिया गया, परंतु बाद में ये ब्राह्मण जमींदार की तरह व्यवहार करने लगे। मतलब देखिए क्या हुआ था कि जब मुंडा जनजाति के इलाके में जब जो ब्राह्मण हिंदू जब आए तो क्या हुआ कि मुंडा जनजाति ने स्वेच्छा से इन ब्राह्मणों को कुछ भूमि दान दिया था कि हाँ भाई आप लीजिए। नहीं, ब्राह्मण व्यवस्था में क्या होता है, पूजा पाठ के बदले में कुछ दान दिया जाता है, इस तरह का पहले व्यवस्था था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिनको दान दिया था जमीन इन मुंडा जनजाति ने, बाद में वही जो है ना ब्राह्मण लोग जो है ना जमींदार की तरह पेश आना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये भी दिक्कत था। उसके बाद क्या हुआ कि मुंडाओं की सामाजिक जीवन पद्धति सामूहिकता और आत्मनिर्भरता थी, परंतु बाहरी लोगों के कारण इनका सामाजिक संरचना क्या हो गया, तितर बितर हो गया। मतलब कि जनजाति लोग जो है ना अपना
हम पहले भी संथाल विद्रोह में बताए थे कि इनका जीवन बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता था। लेकिन जब बाहरी लोग इनके जीवन में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात, इनका जो जीवन में जो है काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। तो यही चीज़ हुआ कि देखिए, जनजाति लोग कभी भी अपने जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ वही हो रहा है कि चाहे देखिए ये लोग यहाँ के लोगों को दिकू या पूरे बाहरी लोगों को दिकू बोलते थे, तो इसलिए इन लोगों के आने से यहाँ काफ़ी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर देखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में क्या है, आपको पता है 1806 में अंग्रेज सरकार शासकों ने स्थानीय जमींदार को पुलिस के सभी अधिकार दे दिया। मतलब कि जो जमींदार है, ठीक ना, उनका तो काम भूमि से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन अब जमींदार को भी कहा कि आप यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या करो, देखो। इन जमींदारों ने अपने अधिकार का गलत प्रयोग किया इन क्षेत्रों में खास करके। इसके अतिरिक्त अन्य ब्रिटिश कानून के कारण भी मुंडाओं का काफ़ी क्या हुआ, शोषण। मतलब और भी कई सारे कानून के दौरान इनको ना शोषण किया गया। अगला है धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरियों ने, देखिए आपको पता है कि जो है ना, अंग्रेज़ों ने जंगलों में इन ईसाई मिशनरियों को भेज दिया ताकि एक तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, दूसरा जनजाति लोगों को ज़बरदस्ती जो अपने धर्म में क्या कर सके, वो चेंज कर सके। तो वही हुआ, जो ईसाई मिशनरियों ने मुंडा जनजातियों का धर्म परिवर्तन करवाया, ठीक ना। और इसी ध्यान रखिएगा, हालांकि इन जनजातियों ने दिकुओं अर्थात बाहरी लोगों के हाथों शोषण उत्पीड़न से परेशान होकर भी यह धर्म अपनाया था। देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि ईसाई मिशनरी ने ये कहा कि तुमको तो यहाँ के जो लोकल जो दिकू हैं या ज़मींदार साहूकार तुमको परेशान करते हैं, इसलिए तुम ईसाई धर्म अपना लो। अगर तुम्हारा कोई उत्पीड़न या शोषण करेगा तो हम उसमें तुम्हारा क्या देंगे, साथ देंगे। लेकिन जब इनका शोषण किया गया तो ये ईसाई मिशनरी जो है ना, जनजातियों का साथ नहीं देके बल्कि उसी ज़मींदार का क्या दिए, साथ दिए। वही मैं बात यहाँ लिखा हूँ। हालांकि इन जनजातियों ने दिकुओं अर्थात बाहरी लोगों के हाथों शोषण उत्पीड़न से परेशान होकर भी यह धर्म अपनाया था तथा स्वयं ईसाई मिशनरियों ने विरक्षा करने का आश्वासन दिया था। मतलब कि ईसाई मिशनरियों ने कहा था अगर तुम पर कोई आपत्ति होगा, कोई विपत्ति तुम पर पड़ेगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन जब ऐसा उन पर जुर्म ढाया गया तो ईसाई मिशनरी उनका साथ देने वो आगे नहीं आया। वही लिखा था, परंतु जब 1886 और 87 में मुंडा सरदारों ने भूमि वापसी का आंदोलन चलाया तो ईसाई मिशनरियों ने इनका साथ नहीं दिया बल्कि जमींदार और महाजन का क्या दिया, साथ दिया। देखिए क्या हुआ था, आपको पहले बताया, शुरुआती दौर में मुंडा ने जो जनजाति थे उन्होंने क्या किया था कि उनके, देखिए मुंडा के एक सरदार होता था, मतलब उनके भी एक मुखिया होते थे। तो उन मुखियाओं ने क्या किया था, जो कि बाहरी लोग जो ब्राह्मण लोग आसपास में थे उनको कुछ ज़मीन दान दिया था, ठीक ना। लेकिन बाद में जब काफ़ी अत्याचार उन ब्राह्मणों का हुआ तो दान की ज़मीन वापस लेने का एक आंदोलन चलाया किसने, मुंडा जनजाति ने। तो जब ये विद्रोह इन्होंने चलाया तो इन विद्रोह में ईसाई मिशनरी ने मुंडा जनजाति के साथ नहीं देके बल्कि उन्हीं जमींदारों का साथ दिया। इस वजह से भी जो है ना दिक्कतों का यहाँ पे हुआ कारण, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कि तो ये सब जो है ना आपका जो इसमें धार्मिक कारण में आया। बाकी इसमें धार्मिक कारण में एक दो कारण और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि देखिए मुंडा जनजाति में खुद वहाँ ना बहुदेववाद था, मतलब कि वो बहुत सारे ईश्वर की पूजा करते थे। उनमें भी कई सारे कर्मकांडी व्यवस्था था, बलि प्रथा था। ये सब भी जो है ना वहाँ के जो मुंडा जनजाति जो पढ़े लिखे थे वो चाहते थे ये इस तरह के जो धार्मिक कर्मकांड क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपका कारण था। इसमें कोई सब तत्कालिक कारण जो नहीं है, जो कि जैसे कि आपको संथाल विद्रोह में देखने को मिला था। तो यहाँ वही है कि उपरोक्त कारणों ने मिलकर मुंडा विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसकी शुरुआत तो 1881-95 के बीच छिटपुट विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है, परंतु वास्तविक शुरुआत जो है इसका 1800 कब हुआ, 99 में हुआ इस विद्रोह का, ठीक ना। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा ने किया। इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ था, छोटा नागपुर पठार का इलाका था, ये जो अभी वर्तमान कहाँ है, झारखंड में है। अब देखिए जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह शुरू हुआ 1889 में, इसका आखिर क्या उद्देश्य क्या था। देखिए इसका पहला उद्देश्य देखिए ये था कि अपना ज़मीन वापस लेना। मैं आपको पहले बताया कि शुरुआती दौर में मुंडा जनजाति ने कई सारे मतलब कि ब्राह्मणों या अन्य किसी लोगों को जो है ना दान दिया था ज़मीन। तो जब इन लोगों का शोषण बढ़ गया तो ये अपना ज़मीन वापस लेना चाहते थे। पहले तो भूमि अपना वापस ज़मीन चाहते थे वापस। दूसरा बात, ये ब्रिटिश शासन की समाप्ति चाहते थे इस इलाके से। तीसरा बात, दिकुओं को ये बाहर भगाना चाहते थे। क्या चाहते थे, दिकुओं को ये बाहर भगाना चाहते थे। और ये खुद अपना धार्मिक भी सुधार करना चाहते थे, जो इनके जो जीवन में जो समस्याएं था।
और ये कहीं ना कहीं एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते, राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और ये सामाजिक कुरीतियों से भी मुक्ति चाहते, जो भी इनके समाज में जो समस्या था उनसे भी ये क्या करते चाहते थे, मुक्ति चाहते थे। आप इसी को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं पहला की उद्देश्य में कि दीकू मतलब कि गैर आदिवासी जमींदारों द्वारा हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी सुनिश्चित करना, मतलब जो भी ज़मीन इनका छीना था उनसे ये ज़मीन को वापस लेना चाहते थे। दूसरा बात, नए धर्म का सहारा लेते हुए ब्रिटिश व ईसाई मिशनरियों को क्षेत्र से बाहर निकालना तथा औपनिवेशिक शोषण से क्या करना, मुक्ति दिलाना। उसका अलग क्या था, अंग्रेजी राज की समाप्ति तथा स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, मतलब कि अलग मुंडा राज ही बने, ऐसा इसका उद्देश्य भी था। चौथा क्या था, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों व कुरीतियों से मुंडा समाज को मुक्ति दिलाते हुए एकेश्वरवाद का संदेश ताकि शोषण मुक्त आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। मतलब कि मुंडा जनजाति में जो बहुदेववाद की प्रथा था वो चाहता था कोई हम एक ही उस ईश्वर की पूजा करें, जो भी कर्मकांडीय व्यवस्था है वो भी उसको क्या कर दें, हम लोग खत्म कर दें। तो ये जो है मुंडा विद्रोह का जो मेनली क्या था, 5-4 उद्देश्य था। आप अगर जब इसको उद्देश्य को न क्या कर सकते हैं, उसी उद्देश्य को आपने आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य में भी बांट कर लिख सकते हैं, हालांकि ये भी सफिशिएंट है। अब देखिए अपने उद्देश्य को लेके अब ये जब ये विद्रोह जब शुरू होगा तो विद्रोह का उद्भव और प्रसार थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हालांकि मेनली जो बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है वो 1899 में होता जरूर है, लेकिन इस विद्रोह का जो एक बहुत लंबा 3-4 चरणों में विद्रोह चलता है, ठीक है। इसलिए मैं आप हर एक चरण का आपको यहाँ डिटेल में क्या करूँगा बताऊँ, क्योंकि देखिए मेंस है, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेगा तो इसको लिख नहीं पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अच्छे से लिखा जाए। चलिए देखिए इसमें देखिए क्या क्या बात हुआ। देखिए 1890 के दशक में बिरसा मुंडा विद्रोह के उद्भव और विस्तार को जो 3 चरणों में बांटकर हम देखा जा सकते हैं। इसके विद्रोह को हम 3 भाग में बांटकर क्या कर सकते देख सकते हैं। पहला है प्रारंभिक चरण, देखिए कब 1890 से लेकर 1894 तक ये विद्रोह चला था, 4 साल चला था। देखिए इसमें क्या हुआ था, इस आंदोलन का प्रारंभ एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ। मतलब कि एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि बिरसा मुंडा विद्रोह एक आंतरिक शुद्धिकरण का विद्रोह था, मतलब कि यही मतलब कि विद्रोह मेनली जो 1899 में होता है, लेकिन उसके पहले ही जो बिरसा मुंडा था वो अपने जो समाज में जो बुराइयां था उसको ख़त्म करने के लिए पहले से ही प्रयासरत थे बिरसा मुंडा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस आंदोलन का प्रारंभ एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा आरंभ में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में थे, मतलब बिरसा मुंडा जो पहले इनको बिरसा मुंडा की ये लगता था कि नहीं ईसाई मिशनरी सही है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि सभी तरह के शोषण से आपको हम मुक्त करेंगे। लेकिन जब बाद में बिरसा मुंडा देखा करे यार ये तो खुद मेरा शोषण कर रहा है, इसलिए बिरसा मुंडा जो है ईसाइयों के प्रभाव से दूर होकर तब किसी और से दीक्षा लेके ये जो है ना जो विद्रोह का संचालन किया। तो ये लिखा हुआ है बिरसा मुंडा आरंभ में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में था, लेकिन बाद में वो गुरु आनंद पांडे के प्रभाव में वैष्णव हो गए, मतलब वो वैष्णव धर्म को अपना लिया। इस चरण में बिरसा मुंडा ने निम्न बातों पर जोर दिया, मतलब कि जो पहला जो चरण जो हुआ बिरसा मुंडा देखिए किन किन बातों पर ध्यान रखा। पहला, मुंडा समुदाय के लोगों में आचरण शुद्धता पर ध्यान, जिसके तहत शराबखोरी पशु बलि पर रोक आदि पर क्या दिया, जोर दिया। मतलब शुरुआती चरण में बिरसा मुंडा ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो समाज में जो जो लोग शराब पीते हैं या जो पशुओं को जो मार देते हैं या और भी जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं बिरसा आंदोलन जो है एक सामाजिक धार्मिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देख सकते हैं। याद कीजिए जब राजा राममोहन रॉय लोग या अन्य लोग जो सामाजिक सुधार के आंदोलन उसमें कर रहे थे, ये भी तो उसी समय का समय है जब इसका तो आप यहाँ लिंक करके लिख सकते हैं कि जिस तरह से इस समय पूरे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जो उसी से प्रेरित नजर आ रहे हैं ताकि अपने समाज की सुधार कर रहे हैं। यहाँ पे आगे आत्मशुद्धिकरण और नैतिक सुधार पर जोर दिया, मतलब कि हम आत्मशुद्धिकरण मतलब कि चीज़ें नॉर्मल हो, जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह के उन्होंने नैतिकता पर बल दिया। आगे उसने अपने अनुयायियों को अनेक देवी देवताओं को छोड़कर एक ईश्वर की आराधना करने का क्या दिया, आदेश दिया। तो वो लोग अनेक देवी देवताओं को बोंगा बोलते थे, कहा बोंगा की पूजा अब नहीं करनी बल्कि अब हमको एक ईश्वर तक कि सिंह बोंगा की क्या करना है, पूजा करने का क्या दिया उन्होंने, आदेश दिया, अर्थात एकेश्वरवाद की पूजा। अब यहाँ आप जोड़ सकते हैं जिस तरह से राजा राममोहन रॉय या अन्य भी जो भी हमारे सामाजिक सुधार नेता है वो कहीं ना कहीं एकेश्वरवाद का ही तो नारा देते थे। उन्होंने कहा क्या नहीं बहुदेववाद गलत है, चाहे जो भी समाज सुधार का नेता हमारे देश में रहा हो।
तो यहाँ आप लिंक करके लिख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में जो राजा मोहन रॉय है या क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद है या जो दयानंद सरस्वती हैं, ये लोग जो है ना जिस तरह से एकेश्वरवाद का नारा दिए थे, वो उसी बातों से प्रेरित होकर यहाँ बिरसा मुंडा यही अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अगर लिंक जोड़िएगा तो आपका आंसर काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि, अब देखिए बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को ये कहा कि आपके जो देवता भगवान हैं वो हमारे सपने में आए थे, वही लिखता है। उन्होंने कहा कि वे सिंह बोंगा के दूत, मतलब वही सिंह बोंगा मतलब क्या, एक ईश्वर या भगवान के दूत के रूप में आए हैं और उनके माध्यम से ही मुंडा समुदाय को बाहरी शोषक तत्वों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही एक आदर्श मुंडा साम्राज्य की क्या होगी, स्थापना होगी। मतलब कि इसने बिरसा मुंडा ने अपने जनजातियों को विश्वास दिलाया कि आपके जो भगवान है वो हमारे सपने में आए थे और हमको वो आदेश दिए हैं कि जो मुंडा समाज में जो भी सामाजिक बुराइयां हैं या जो भी समस्या, उस सारी समस्या को तुम क्या करो, ख़त्म करो। तो एक भगवान के दूत के रूप में बिरसा मुंडा अपने आप को अपने जनजातियों के लोगों के सामने पेश किया, इसलिए इनको बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता है। जनजाति क्षेत्र में जाइएगा तो बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए ये बात ये खुद बोल रहे हैं कि हम भगवान के दूत हैं और तुम्हारी हर एक समस्या को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आगे बिरसा ने अपनी अलौकिक या ईश्वरीय शक्तियों का दावा करते हुए कहा कि कोई भी तीर या गोली या हथियार उसे पराजित नहीं कर सकता। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कॉन्फिडेंस में दिलाया, विश्वास दिलाया अपने जनजाति लोगों को बिरसा मुंडा ने, मतलब भगवान थे ये, ठीक ना, कि हमको कोई भी गोली कोई भी हथियार हमको मार नहीं सकता है क्योंकि हम भगवान हैं, हमको भगवान के दूत हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थोड़ा सा कि जिस तरह देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या कि भाई उन्होंने हमारे देश के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि नहीं, हम आपकी समस्या का ख़त्म कर सकते हैं। चंपारण में देखिए कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के बात को मानने से इनकार कर दिया, और सहयोग देखिए सविनय देखिए। तो वही आप लिंक जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ बिरसा मुंडा ने कहा कि कोई भी तीर कोई भी गोली हमको मार नहीं सकता है और आप मेरा साथ दीजिए और हम आपकी हर एक समस्या ख़त्म कर देंगे, यही काम कहीं ना कहीं राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी भी तो करते हैं। जब आपको कभी महत्व लिखना हो, इंपॉर्टेंस लिखना हो इस विद्रोह का, तो आप ऐसे लिंक करके जब लिखिएगा तो आपका आंसर काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा। देखिए मेंस में आप कितना अच्छा कर सकते हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है यहाँ करने का। आपको मैं कई तरह डायमेंशन दे दिया हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए ये तो जो मैं आपको सामने जो लिखा हुआ मेरा दिखाई पड़ रहा है, ये तो लिखा हुआ जो है तो सफिशिएंट है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बात पे ध्यान दीजिए, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसको कहीं साइड में लिखिए, और जब आप आंसर राइटिंग करिएगा तो इसको अपने आंसर में लिखिएगा तो हमको अच्छा लगेगा, आप कॉपी चेक भी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अपने विचारों को मुंडा जनजाति में पहुंचाने हेतु प्रार्थना सभा का आयोजन किया। देखिए इन्होंने जंगल में घूम घूम के प्रार्थना सभा सबको बुलाया कि, और प्रार्थना सभा में यही बोलते थे कि भाई देखो हम समस्या ख़त्म करना है हम लोग को। तो यही बात तो कहीं ना कहीं आगे भी महात्मा गांधी से आंदोलन में होता है, तो आप लिंक करके लिख सकते हैं। अब देखिए अगला द्वितीय चरण में क्या हुआ 1855 से लेकर 1997 तक। देखिए एक जो क्वेश्चन पूछा था कि आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहते थे। देखिए प्रथम चरण में जो बिरसा मुंडा ने किया वो कहीं ना कहीं आंतरिक शुद्धिकरण का ही बात था। आइए द्वितीय चरण में देखते हैं यहाँ में क्या हुआ। प्रार्थना सभाओं के जरिए बिरसा मुंडा ने 1995 में लगभग 6000 लोगों का एक दल बनाया। देखिए अब ये पार्टी बना रहा है, मीटिंग कर रहा है, ठीक ना। इनका उद्देश्य क्या था, वही अंग्रेजी शासन की समाप्ति, भाई लोगों की मुक्ति और मुंडा राज की। आप देखिए धीरे धीरे बिरसा मुंडा शुरुआती दौर में सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन समय के साथ जब मुंडा जनजाति पर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया तो बिरसा मुंडा ने देखा कि नहीं, जब तक हम बड़ा विद्रोह नहीं करेंगे तब तक हम इस शोषण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अब ये लोगों को इकट्ठा करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। आगे देखिए उन्होंने खुद को मुंडाओं के मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया। बिरसा मुंडा चूँकि कहा कि हम आपके भगवान हैं, हम आपके मुक्तिदाता हैं, आप मेरा साथ दीजिए, प्रार्थना सभा में शामिल होइए और हम आपकी हर एक समस्या क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वही लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा, क्या कहा, अबवाह दिसोम रे अबवाह राज, मतलब वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, मुंडा लैंग्वेज है। अबवाह दिसोम रे अबवाह राज मतलब हमार देश में हमार शासन का क्या किया, बिगुल फूका। तो कहा कि अब यहाँ कोई अंग्रेज नहीं रहेगा, कोई बाहरी लोग नहीं रहेगा, मेरा क्या होगा यहाँ पे शासन होगा। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गतिविधियों के कारण बिरसा मुंडा को इसी में 2 साल की क्या हो गई, सजा हो गई। जब इस तरह की बात बिरसा मुंडा ने बोला तो सरकार ने इसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो ये हो गया दूसरा चरण। आइए देखिए तीसरा, देखिए फाइनल चरण था, तृतीय चरण 1897 से लेकर 1900 तक चलता है। देखिए यह चरण काफ़ी तीव्रता वाला था। 1897 में जेल फिर, अब देखिए 2 साल के जेल का, 1995 में इनको जेल की सजा हो गई थी, तो 2 साल बाद जेल से निकले।
तो 97 में जेल से रिहाई के बाद बिरसा ने सक्रियता और उत्साह प्रदर्शित करते हुए आदिवासी युवाओं को आंदोलन के लिए क्या किया, प्रेरित किया। अब ये जैसे जेल से निकले बैठे नहीं, फिर इन्होंने विद्रोह का क्या किया, मतलब पृष्ठभूमि तैयार करना शुरू कर दिया। इस समय प्रमुख गतिविधियां इन्होंने क्या क्या, देखिए क्या क्या किया। सरकारी कार्यालयों, ईसाई मिशनरियों, अधिकारियों, साहूकारों, महाजनों, दीकुओं पर हमला किया इन्होंने, ठीक ना। आगे सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति को बनाए रखने के लिए निम्न गीत, मतलब उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का हमको शोषण से मुक्ति चाहिए। और देखो कौन सा ये गीत गा रहे हैं, ये गीत गाए कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, मतलब क्या अर्थात काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो, मतलब वही मारो। इस तरह से इन्होंने यहाँ देखिए गीत गाया इन लोगों ने, तो ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं। आगे देखिए 1897 से 1900 के दौरान मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच संघर्ष लगातार हुआ, लगातार मतलब आपस में युद्ध हुआ, ठीक ना। अगस्त 1997 में मुंडाओं खूंटी थाने पर ये लोग, मतलब ये रांची के आसपास खूंटी है, वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया था मुंडा जनजाति ने। 1898 में तांगा नदी के किनारे अंग्रेजों से भयंकर लड़ाई हुआ था। दिसंबर 1998, ये देखिए फाइनल लड़ाई था ये। दिसंबर 1899 के क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। रांची और सिंहभूम जिलों में 6 पुलिस थानों क्षेत्रों में तीर चलाए गए, चर्च को जला दिया गया और धीरे धीरे यह विद्रोह रांची और सिंहभूम से बाहर छोटा नागपुर तक क्या हो गया, फैल गया। मतलब कि ये मेनली आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1899 का ये अंतिम वॉर था, किसका अंतिम लड़ाई था, अंतिम प्रयास किया किसने, मुंडा जनजाति लोगों ने। और पूरे शोषण के जितने भी तत्व शोषण जो इन लोगों इनका शोषण किया था, सबको जलाना मारना, इन लोगों ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। पुलिस थाना जला दिया, ये सब चीज़ करना क्या कर दिया, ये शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखिए, दिसंबर 1899 में ये फाइनली इनका जो था बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ तो होता है। और ये इलाका देखिए रांची का क्षेत्र है, सिंहभूम है और छोटा नागपुर का। आप इसको अपने मैप में बिहार कैसे, यहाँ बिहार बना दीजिएगा, इसे बिहार बना दीजिएगा, यहाँ पे से झारखंड बना दीजिएगा, ये रांची का क्षेत्र है, छोटा नागपुर यहाँ, ऐसे करके ये पूरा इलाका आप क्या कर सकते, दिखा सकते हैं। ये मैप आप लोग जरूर बनाइएगा, ये पूरा इलाका दिखा दीजिएगा कि ये रांची छोटा नागपुर के इलाके में ये विद्रोह था, कौन सा, बिरसा मुंडा। अब देखिए, अब इतना बड़ा जब विद्रोह होगा तो अंग्रेज बैठे नहीं रहेगा, तो अब वही देखिए अब दमन कैसे करेगा। विद्रोह की तीव्रता को देख ब्रिटिश शासन ने दमन का सहारा लिया तथा 3 फरवरी 1900 को बिरसा को कैद कर लिया तथा जल्द ही विद्रोह का क्या होगा, जब इनको जेल हो गया तो विद्रोह क्या हो गया, खत्म हो गया। और आपको पता है कि आगे जाके बिरसा मुंडा की जो ना बीमारी से क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है। तो स्थिति अनियंत्रित होने के कारण ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए पुलिस और सेना का सहायता लिया। देखिए पुलिस को बुलाना पड़ रहा है, रांची से सैन्य बल को मंगाया गया तथा विद्रोह को क्या कर लिया गया, दबा लिया गया। उस समय के एक समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में बात छपता है, लिखा गया, एक एक मुंडा जनजाति अदम और साहस के साथ लड़ा परंतु तोप के सामने तीर क्या हो गया, हार गया। इसे उसमें के समाचार पत्र में था। तो ये देखिए कैसे बिरसा मुंडा विद्रोह का क्या कारण था, क्या कैसे जो है ना उसका क्या उद्देश्य था और कितने ये विद्रोह 3 चरणों में चला, वो मैं आपको बता दिया। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हम बताएंगे उसमें आपको विद्रोह का क्या परिणाम था ये बताएंगे, इस विद्रोह का क्या इम्पोर्टेंस था, इसका क्या नेचर था। तो 2 वीडियो इसका और आएगा, क्योंकि तब जाके आपको पूरा संथाल और बिरसा मुंडा आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इस दोनों विद्रोह से एक क्वेश्चन तो बीपीएससी में कन्फर्म ही रहता है, नहीं तो लास्ट बार तो 2 बार पूछ दिया, दोनों क्वेश्चन पूछ दिया था दोनों, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। हम लोग अब इसमें नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। एक बात और, जिनको भी मेंस के तैयारी के साथ ही साथ जिसको आंसर राइटिंग करना है उनके लिए सोचना है कि आप लोग मेरे डेली आंसर राइटिंग में जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं डेली एक क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन एक लिमिट समय में लिख कर ग्रुप में शेयर करना होता है और मैं सबको चेक करके रिप्लाई करता हूँ। तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में व्हाट्सअप नंबर मैं आपको लिंक में दे देता हूँ, उसका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी नीचे है, या नहीं तो टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन करके उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ पीटी का साइंस का लेक्चर डेली लाऊं, फिर उसके बाद करंट का भी, तो समय के साथ मैं सब करूँगा। तब तक आप मेंस का तैयारी कीजिए। अभी पीटी कब होगा नहीं होगा अभी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी आप लोग का समय है कि मेंस में कुछ समय दीजिए, ताकि अगर मेंस तैयार रहेगा तो आपका अगर पीटी निकल जाए तो आपको बीपीएससी क्वालीफाई करना काफ़ी क्या रहेगा, आसान होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।